जिला पार्टी के जिला महासचिव भाई मकबूल आलम साहब, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बहन रिंकी दीदी जी, भंगी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के जिला अध्यक्ष भाई मनोहर राउत जी और इस बैठक में उपस्थित खास करके पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भाई त्रिभुवन कुमार पिंटू जी और युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष साथी राकेश कुमार जी भगवानपुर, किशोर कुणाल जी, जिला कार्यकारिणी के मेंबर भाई रवि कुमार पोखरिया जी, इकबाल साहब और युवा राजद के महानगर जिला अध्यक्ष अमर कुमार निराला जी, साहेबपुर कमाल यूथ के प्रखंड अध्यक्ष साथी संतोष जी और अधिवक्ता संतोष जी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष भाई रामदास राय जी, इकबाल जी, तमाम साथियों। रही बात, हमारे साथी कुछ उपस्थिति पर परिचर्चा कर रहे थे, खास करके सभी लोगों को आज आमंत्रित नहीं किया गया। आमंत्रित सिर्फ युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को किया गया था, क्योंकि 8 मार्च को युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय जिले में तमाम प्रखंडों में धरना का जो कार्यक्रम था उस पर समीक्षा बैठक और तैयारी युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के द्वारा करना था। तो जितना बड़ा ये फील्ड है, अभी फ़ोन करिए 10 मिनट के अंदर यहाँ भर जाए। इसलिए विशेष लोगों को हम भी आमंत्रित नहीं किए थे। आने के बाद मनोहर राउत भाई फ़ोन किए, रिंकी जी को हमने फ़ोन किया। तो खास करके मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष साथी फैजुर रहमान जी को एक शब्द से अवगत करा देना चाहता हूँ। साथियों, जब हिंदुस्तान में आतताई अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा आरंभ था, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उस समय किसी व्यक्ति के द्वारा साहस नहीं किया गया। लेकिन हमारे देश के ही एक महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक जी जब आज़ादी की लड़ाई में अपने कदम को आगे बढ़ाए तो लोग मजाकिया लहजे में जो बताइए न, बाल गंगाधर तिलक जी आज़ादी की लड़ाई आरंभ कर दिए हैं, इनके साथ लोग कहाँ? भाई फैजुर रहमान जी, आपके साथ आपके बैठक में जो भी व्यक्ति उपस्थित हैं, एक बराबर हजारों की संख्या उनके साथ है। उपस्थित हमारे नौजवान दोस्तों, युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों, बहुत सारे साथी विगत विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा कर रहे थे। मित्रों, आपके पार्टी के नायक, युवाओं के चहेते, देश के युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, पार्टी ने चुनाव लड़ी और बिहार के अवाम के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया। मतदाताओं ने उनके पक्ष में मत देने का भी काम किया। लेकिन मित्रों, आपके लोकतंत्र के साथ वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान, जो लोकतांत्रिक अधिकार है हम लोगों को, उसे समाप्त करने के नियत से, इसी उद्देश्य से साथी तेजस्वी यादव को सत्ता में आने के लिए नहीं दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण है पूरे बिहार में जितने भी कलेक्टर हैं, सारे लोगों ने, बिहार के कलेक्टरों ने अमित शाह और नीतीश कुमार से एग्रीमेंट कर लिए थे, ये प्रत्येक जिले में मैं 1-2 सीट आपको तोहफा में दूंगा। जिस तोहफा के आलोक में आपके बेगूसराय में भी मटिहानी विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीते हुए थे,
जब प्रत्येक चक्र की काउंट होती थी तो उनको मत आता था 3100 और काउंट होता था 2700। यही स्थिति रहा बछवाड़ा विधानसभा में। 13 ईवीएम जहां महागठबंधन की मतदाताओं ने वोट डालने का काम किया, वो ईवीएम हैंग कर गया। ईवीएम हैंग कर गया। आपके जिस विधानसभा में आज हम बैठक कर रहे हैं, इस विधानसभा की हालात क्या हुई? 7वां राउंड 8वां राउंड मत की गिनती नहीं हुई, रिजल्ट हो गया। इस तरह से लोकतंत्र के साथ चीरहरण हुआ है। लोकतंत्र के साथ वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मजाक उड़ाया गया है। इनके द्वारा सुनियोजित साजिश है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान है, इसे समाप्त कर देना है। इस देश में लोकतंत्र ही समाप्त कर देना है। इसके तहत बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार कार्य कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों, जब हमारे बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, जनता के चहेते मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने एजेंडा पर चुनाव लड़ना आरंभ कर दिए। जनता के दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर दिए। तेजस्वी जी ने दवाई, पढ़ाई, बेरोजगारी दूर हम करेंगे, कार्रवाई, सुनवाई और खास करके बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर सरकार गठन होगी तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं की रोजगार देने का काम करेगा। 3-4 दिन ऐसा हुआ, 3-4 दिन तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जी यह कहना आरंभ कर दिए कि बिहार में रोजगार कहाँ है, बिहार में रोजगार कहाँ है। तेजस्वी जी आप लोगों को 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। परिणाम क्या हुआ? फिर तेजस्वी जी के पिच पर बॉलिंग करना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सुशील कुमार मोदी जी इन्हीं की पिच पर वो गेंदबाजी शुरू कर दिए। अब हम 20 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, 20 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, शोर दरवाजे से हो, कलेक्टर के माध्यम से हो, एसपी के माध्यम से हो, बिहार में पुनः सरकार गठन हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए। यह बात हमारे विरोधी दल के नेता, जनता के चहेते मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। आप मुख्यमंत्री नीतीश जी हो गए। आपने जो वादा जनता के बीच किया था, जब प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम 20 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, तो हमारे विधायक दल के नेता जो हैं, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब हैं, इन्होंने वही उनके किए गए वादों पर याद दिलाने के लिए उनसे मांग करना आरंभ कर दिए। माननीय नीतीश जी, आपने कई वादा किए हैं लोगों के बीच में। सुशील कुमार मोदी जी, नित्यानंद राय जी, सारे लोग ने कहे थे कि पुनः अगर बिहार में सरकार गठन होती है तो सबसे पहला काम करेंगे, विशेष राज्य को दर्जा बिहार को देंगे, विशेष राज्य को दर्जा बिहार को देंगे। बिहार में जो नीतीश जी के द्वारा विगत वर्षों में गलती हुई है, उस गलती को सुधार कर देंगे। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगा देंगे, अपहरण की घटनाओं पर रोक लगा देंगे, लूट की घटनाओं पर रोक लगा देंगे और जो 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारे कई गठबंधन की मंत्री की बैठक हो चुकी है, मंत्री स्तरीय बैठक हो चुकी है कैबिनेट की। तो नीतीश जी, आपने वादा किया था कि 20 लाख बेरोजगार युवाओं की रोजगार देंगे। क्या हुआ?
रोजगार को लेकर बिहार में व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में जो प्रत्येक दिन लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई की घटनाएं रोज घट रही है, कानून व्यवस्था को लेकर, युवाओं को रोजगार के लेकर बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब साहब के नेतृत्व में तमाम बिहार के युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने आह्वान किया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान के तहत लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जो आपने जो वादा किया था, उस वादा को पूरा कीजिए। इसी वादा को पूरा करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा माननीय बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के निर्देश के आलोक में कारी सोहेब साहब के नेतृत्व में युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने 8 मार्च को सभी प्रखंड, बिहार प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना देने का कार्य किया गया। अपने मांगों को लेकर, जो बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, 20 लाख बेरोजगार युवाओं की रोजगार उपलब्ध हो, और इसी कड़ी में नीतीश जी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में 15 मार्च को जिला मुख्यालय में धरना देना है। धरना के माध्यम से मांग करना है, जो आप वादा किए थे वादा को पूरा कीजिए। अगर इस पर भी नहीं मानेंगे 23 मार्च को संपूर्ण बिहार के युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप तमाम उपस्थित साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, 15 मार्च को जो जिला मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम किया गया है, आप तमाम साथियों से अपील है जो 15 मार्च को आप जिला मुख्यालय में उपस्थित होने का कार्य करेंगे। 23 मार्च को जाने के लिए एक कोर कमेटी की अभी गठन होगी, कोर कमेटी की गठन होगी। वह कमेटी तय करेगा तेघरा प्रखंड से कैसे साथी जाएंगे, मंसूरचक प्रखंड से कैसे साथी जाएंगे, भगवानपुर प्रखंड से कैसे साथी जाएंगे, बछवाड़ा प्रखंड से कैसे साथी जाएंगे, बलिया प्रखंड से कैसे साथी जाएंगे, सामो प्रखंड से कैसे जाएंगे, मटिहानी से कैसे जाएंगे, साहेबपुर कमाल से तमाम बिंदुओं के लिए 23 की तैयारी के लिए आज एक बैठक माने कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। मित्रों, खास करके आज आपके प्रदेश और देश की हालात जो है, यह लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। मित्रों, अभी चर्चा कर रहे थे रामदास जी, विकास जी, पुलवामा घटना को लेकर। जब 14 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत की सत्ता पर सत्तासीन हुई, उन्होंने जो 14 के लोकसभा में हर प्रदेश में जाकर जो वादा किए, पूरा वादा में वह फेलियर हो गए। वो कहे थे सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, 15 लाख रुपया विदेश में पड़ी काले धन है, उसको लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते पर 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। वो भी नहीं ला सके, सीमा सुरक्षा दुरुस्त नहीं कर सके, और खास करके युवाओं के बीच में जाकर नरेंद्र मोदी, वह बिहार की धरती हो, बंगाल की धरती हो, आंध्रा की धरती हो, राजस्थान की धरती हो, पंजाब की धरती हो, हर प्रदेश में जाकर कहते थे युवाओं की रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं, युवाओं की रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं। युवा बेचारा बेरोजगार, इस हिंदुस्तान बेरोजगार युवाओं ने बेचारा अपने रोजगार को लेकर मंच के आगे जा जाकर मोदी 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 रट लगाता था। देख लिया नरेंद्र मोदी ने, आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ठग इस देश का कोई प्रधानमंत्री बना तो वो नरेंद्र मोदी है। युवा विरोध में चला गया, किसान विरोध में चला गया, नौजवान विरोध में चला गया, मजदूर विरोध में चला गया, माताएं विरोध में चली गई, बहनें विरोध में चली गई।
नरेंद्र मोदी ने सोच लिया अब पुनः सत्ता हमें नसीब होने वाला नहीं है। मित्रों, जानते हैं पुलवामा की घटना, जानबूझकर नरेंद्र मोदी ने सीआरपी के 42 जवानों को देवेंद्र सिंह डीएसपी के गाड़ी से आरडीएक्स भरकर हमला करवाकर देवेंद्र सिंह डीएसपी की गाड़ी से हत्या करवा दिया। सत्ता के लिए, सत्ता के लिए। आज आपके देश का जो सरकारी संपदा है, सरकारी संपदा जिसको नरेंद्र मोदी बेच रहा है, आपको हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, रेल बेच दिया। हिंदुस्तान की जितने भी सरकारी संस्थानें थी जो हमारे पुरखों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बनाया गया था, ये चंद पूंजीपति के हाथ में इस देश को बेच दिया। जिस तरह से हिटलर जर्मनी में का शासक था और जब जब उस देश की जनता विकास की चर्चा करती थी, हिटलर धर्म में उलझा देने का काम करता था। वही स्थिति है आज। अगर कोरोना महामारी है, पूरे दुनिया कोरोना के रिसर्च के लिए दवा का उपचार कर रहा है और ये क्या करता है, अयोध्या में राम मंदिर के चंदा करवा रहा है। जब दुनिया अपने विकास की बात कर रहा है, राम मंदिर को चंदा करवा रहा है मंदिर बनाने। जब जब जनता विकास की चर्चा करती है, ये धर्म में उलझाकर पूरे देश को बर्बाद तो कर ही दिया है। मित्रों, यह आप पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाएं, जो आपका देश अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो गया है। अब ये भारत देश किसी लोकतांत्रिक देश के नाम से नहीं जाना जा रहा है। पूरे दुनिया में अगर भारत की चर्चा होती है, अडानी का भारत, अंबानी का भारत, पूंजीपति के हाथ, चंद पूंजीपतियों के हाथ में आपको देश को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। मित्रों, दुर्भाग्य है इस देश का। आज तक जितने भी इस देश में सरकारें आई, वह जनता के मत से प्रधानमंत्री का चुनाव होता था। इस बार दुर्भाग्य से इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हुआ, पूंजीपति का पीए का चुनाव हुआ है। मित्रों, ऐसे लोग तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री हमारा है, गैर जनतांत्रिक तरीके से हमारे देश को बेच रहे हैं। लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक कर रही है केंद्र सरकार। बताइए न, सारे संपदा को बेचने के बाद हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज के तिथि में भी हमारे देश के 60% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। आप जो किसानों के विरुद्ध 3 खतरनाक नरेंद्र मोदी जी कृषि बिल लाए, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसदों के द्वारा इस बिल को मांग किया गया था, या किसी राज्य की स्टेट की मुख्यमंत्री के द्वारा यह बिल को मांग किया गया था, नरेंद्र मोदी जी यह बिल लाइए? किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के द्वारा, मैंने, या किसी भी देश का कोई राज्यसभा की सांसद हो, विधायक हो, या 341 किसान संगठन है, किसी संगठन के द्वारा मांग किया गया था इस बिल के लिए? नहीं। केवल सारे संपदा को बेचने के बाद भारत में बचा केवल भूमि, इस भूमि को भी नरेंद्र मोदी चंद पूंजीपति अडानी अंबानी के हाथ बेचने का प्री प्लानिंग के तहत ये 3 खतरनाक कृषि बिल लाने का काम किया है। मित्रों, जिसका अब किसान आंदोलित है, पूरे देश का किसान आंदोलित है। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिएगा, आने वाले दिन तो आपके भारत में ये नहीं मिलेंगे। आप ढूंढते रहिएगा, कुछ चीज और बेचना है देश में, कुछ भूभाग को, जिसको बेचकर इस देश से नरेंद्र मोदी को तो जाना ही है। आने वाले पीढ़ी, अगर हम आप अगर कम से कम विरोध में भी आवाज नहीं उठाएंगे, धरना प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, आंदोलन भी नहीं करेंगे, आने वाले पीढ़ी गाली देगा। जब नरेंद्र मोदी इस देश को बेच रहा था, हमारा बेटा पूछेगा पापा आप क्या कर रहे थे, पोता पूछेगा आप क्या कर रहे थे, तो कम से कम रिकॉर्ड तो कहेंगे मैं गाली दे रहा था, मैं गाली दे रहा था, ये देश को बेच रहा है नरेंद्र मोदी। अब रही बात नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जाता था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है।
भाई कितना दिन में इनका डीएनए ठीक हो गया, इन्होंने डीएनए टेस्ट करके फिर बीजेपी में मिल गया। अब ये कह दिया भाई आप डीएनए खराब, हमरा नहीं, डीएनए ठीक हो गया। मित्रों, एक जमाना था जिस समय जिस आश्रम में आप बैठे हुए हैं, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आश्रम है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन हुए थे, पूरे बिहार के सामंतियों के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दिया जाता था, जिस गाली को पुनः परिचर्चा करना सारे लोग जानते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। उस समय शोषित, पीड़ित, दलित, वंचितों की आवाज को दबाने के लिए बिहार के पूंजीवादी व्यवस्था, बिहार के सामंतियों के द्वारा बिहार में एक नकली सोशलिस्ट नेता पैदा लिया। वो बेचारे इस धरती पर नहीं है, नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अवतरित हुए, तो संपूर्ण बिहार के गांव, कुशवा, मोहल्ला में रहने वाले लोग अपने आप में महसूस करना आरंभ कर दिया, लालू प्रसाद यादव जी नहीं, मैं इस बिहार की मुख्यमंत्री हूं। जिसका जीता जागता मित्र एक उदाहरण है, इसी जिले के बछवाड़ा प्रखंड के रामविलास पासवान एक रिक्शा चालक था, फतिया ग्राम के। जमींदारों के द्वारा रास्ता रोक दिया गया। अरे तुम ललुआ बकता है, ललुआ तुमको राह दे देगा, कल कहे हो रोक दबो, हमें ललुआ जाए कह देवे। बेचारा रिक्शा चलाता था, हम ललुआ जाए कह देवे। कल जमींदार ने रास्ता को रोक दिया, कल के जो बुलाए लाओ ललुआ के। वह रामविलास पासवान, अभी पत्नी जिंदा है बेचारे का, अपने मर गए। बेचारा फटा हुआ धोती, फटा हुआ गंजी पहनकर एक अने मार्ग पटना चला गया। कल के हो ललुआ आइजे रहे छे, रिक्शा वाला रामविलास पासवान पूछ रहा, ललुआ आइजे रहे छे। तो जितना अधिकारी था भाई जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं लालू जी, ये ललुआ करा, बेचारा को उतने बुझने के लिए आता था, तो हमरा ललुआ से मिले छे। जब कुछ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीता, एक अधिकारी अंदर गया। एक आदमी आया है बेगूसराय जिला के बछवाड़ा फतिया ग्राम से, वो कहता है कि ललुआ से हमको मिलना है, कल के जल्दी लाओ। जब गए रामविलास जी, बेचारे रिक्शा चालक एक फटा हुआ धोती, फटा हुआ गंजी पहनकर अंदर गए। आइए रामविलास बाबू बैठिए, क्या बात? कल के सुनो, हमरा कल के ललुआ तोरा रास्ता दिलाई देता, तो हम अलियो हन कहे, हम कहे ललुआ भरा जाए छियो, हम अलिए। वह रामविलास पासवान को लालू जी बैठाए। 1.5 घंटे के अंदर मालिक जेल खाने में थे। रामविलास पासवान जी का रास्ता खुल गया। रामविलास पासवान जी को वही मालिक पूरे परिवार को पैर में लटके, तो लालू जी के हम बरी नहीं कर सकते हैं। वह रामविलास जी जाकर पूछिए, वो बरी कर दिए तो आप बरी है, वो अगर बरी नहीं किए आप लोग बरी नहीं है। मित्रों, वही है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जब आप तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी शपथ ले रहे थे, एक पत्रिका है लुकआउट, उसमें छपा था मुख्य पृष्ठ पर, नीतीश की सर पर ताज, बिहार में पुनः सामंतियों की राज। जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों। नीतीश जी अपने शासन काल में बतला दें, वह बेगूसराय, नालंदा, मधेपुरा, आरा, बक्सर, भोजपुर एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। नीतीश जी अपने शासन काल में एक सुई का फैक्ट्री लगाए। फिर सुशासन। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने शासन काल में घोषणा किए थे, ये भेड़ चराने वाले, ये बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, तार चढ़ने वाले, मछली पकड़ने वाले भाइयों, आप पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद अधिकार स्वतः पाइएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में अपने शासन काल में 6 विश्वविद्यालय को स्थापना करवाने का काम किए। संयुक्त बिहार में
जिसका जीता जागता उदाहरण है आपके जो प्रेजेंट में बिहार बचा हुआ है। आप चले जाइए मधेपुरा वीएन मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मजरूल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, चले जाइए रांची सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, धनबाद भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय। अपने प्रथम मुख्यमंत्री काल में लालू जी ने 6 विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने का काम किए। नीतीश जी अपने शासन काल में कहाँ विश्वविद्यालय? बेगूसराय में खुलवा दिए, नालंदा में खुलवा दिए, मुंगेर में खुलवा दिए, दरभंगा में कहाँ? केवल ये कहते हैं बराबर सुशासन सुशासन सुशासन। जब मैंने भी डिक्शनरी में ढूंढना शुरू किया भाई ये सुशासन सुशासन करते हैं तो सुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब भार्गव का पूरा डिक्शनरी हमने खंगेल दिया तब पता चला ये सुशासन का मतलब होता है संपन्न लोगों की शासन, अपराधियों की शासन, पदाधिकारियों की शासन। मित्रों आज बताइए बिहार में प्रत्येक दिन लूट हत्या बलात्कार छिनतई की घटना घट रही है और नीतीश कुमार सुशासन सुशासन। और कैसा सुशासन? आपके शासन काल में मुजफ्फरपुर में बालाएं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री को शर्म करने में 3 महीना का समय लग गया। आप बेगूसराय जिला में ले लीजिए, मटिहानी प्रखंड ले लीजिए, बीरपुर प्रखंड लीजिए, डंडारी प्रखंड लीजिए, बछवाड़ा प्रखंड, तमाम प्रखंड में प्रत्येक दिन बालाएं के साथ हत्या बलात्कार छिनतई बैंक डकैती अपहरण लूट की घटनाएं घट रही है। फिर भी सुशासन। आपके घर में किसी तरह की अप्रिय घटना घट गई, आप जाइए थाना में कहने के लिए, थाना अध्यक्ष कहता है बोहनी खराब हो जाएगा, हमको कुछ चाहिए। कलेक्टर के यहाँ जाइएगा, जिसके विरोध में आप पिटीशन दीजिएगा पुनः आपका आवेदन उसी के यहाँ जांच में जाता है। तो मित्रों ये केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। आज हमारे बीच वो नेता नहीं है, उन्होंने एक शब्द कहा था, जब वर्तमान बिहार सरकार राज्य सरकार में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र पर तंत्र लोक हावी है। इन्हीं सारी बातों को आप लोगों के बीच रखते हुए आप तमाम साथियों से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, आपके कारी सोहेब साहब के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है उस आलोक में आप लोग कार्यक्रम करने का कार्य कीजिए। मोहित हमेशा आपका साथ रहा है, रहेगा और मैं वचन